सारे लोगों के ऊपर केस हुआ था। अभी तक ये 5 साल से जेल में है। आज यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस अंजारिया की कोर्ट में लगा हुआ था। वीडियो और कई सारे ऐसे ऑडियो और पेपर हैं जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि ये भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे थे और कई सारे मंचों से ऐसे बयान दे रहे थे। जो अभी उनको कोई जमानत नहीं मिली, ना तो कोई इंटरिम रिलीफ मिला है, लेकिन उनके केस में नोटिस इशू हो गया जिससे यह साफ हो गया है कि अब बेल पर आर्गुमेंट होगा। उन्होंने भी इस पे कमेंट किया था कि शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ अभी पीएम मोदी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और दिवाली के पहले इनको रिहा किया जाए क्योंकि ये 5 साल से दिवाली नहीं देख पाए हैं। तो इनको जल्द से जल्द रिहा करने के लिए इमाम की दिवाली अधिकारों की रक्षा आपकी करनी है। यह देश यही तो हमें सिखाता है कि यहाँ याकूब मेनन को भी जब फांसी दी गई तो पूरा कोर्ट ये कह रहा था कि पूरे प्रोसीजर को, पूरे नेचुरल लॉ को, रूल ऑफ जस्टिस को फॉलो करके दिया गया। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ विशाल सिंह जी हैं और मैटर क्या है, वह मैटर है शरजील इमाम और उमर खालिद। काफ़ी परेशान व्याकुल नजर आ रहा था। कौन भला? रवीश और उनकी गैंग कि जमानत तो नहीं मिलेगी, गारंटीड है। कई बातों में मीम बना के वायरल करते हुए नजर आ रहे थे। क्या मैटर है, किस तरह से बेल की कुछ सुगवाहट होती नजर आ रही है इनको, जिन्होंने देश को में टुकड़े टुकड़े और क्या क्या जो गैंग का नाम दिया गया और इन्होंने जो भारत तेरे मतलब अब क्या कहना है, अभी डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके की। हाँ, मैं नहीं बोल सकता सर, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये टुकड़े करें। खैर, हमारे साथ विशाल जी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैटर है और किस तरीके से इनको क्या राहत मिलने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए, पूरे दिल्ली में 2020 में एक दंगा हुआ था। उस दंगे में बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। उसके लिए इनके ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए थे और देशद्रोह का भी चार्ज इनके ऊपर लगाया गया क्योंकि इन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया था। कई सारे लोगों के ऊपर केस हुआ था। अभी तक ये 5 साल से जेल में है। आज यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस अंजारिया की कोर्ट में लगा हुआ था और इनके लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब और रहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब अपीयर हो रहे थे और उन्होंने इस केस में नोटिस इशू कर दिया है। और नोटिस इशू होने के बाद ये 8 अक्टूबर की डेट लगी हुई है और इनका बार बार यही कहना था कि इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और दिवाली के पहले इनको रिहा किया जाए क्योंकि ये 5 साल से दिवाली नहीं देख पाए हैं। तो इनको जल्द से जल्द रिहा करने के लिए इमाम की दिवाली जी, ये लोग दिवाली से पहले इनको बेल पे लाने के लिए पूरी कोशिशें की गई हैं और इनमें एक बात ये भी रखा गया था कि ये 5 साल से जेल में हैं। जैसा कि हम पहले भी देखे हैं कि कई सारे रिटायर्ड जजेस ने इनके ऊपर कई सारे कमेंट किए गए हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा हाई कोर्ट के उन्होंने भी इस पे कमेंट किया था कि शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ अभी पीएम मोदी के द्वारा ये चलाया जा रहा है और रवीश कुमार जी के द्वारा भी यही कहा जा रहा था। लेकिन ऑनरेबल जजेस कानून के रूप में होते हैं और न्याय देते हैं, इसलिए आज इस केस में नोटिस इशू हुआ। पिछले 2-3 बार से एडजर्न हो जा रहा था क्योंकि उनके पास फाइल नहीं थी और आज भी जो आदेश हुआ उसमें यही कहा गया कि दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करे और 8 अक्टूबर के लिए ये डेट लगा दिया गया है। अभी उनको कोई जमानत नहीं मिली, ना तो कोई इंटरिम रिलीफ मिला है, लेकिन उनके केस में नोटिस इशू हो गया जिससे यह साफ हो गया है कि अब बेल पर आर्गुमेंट होगा और आर्गुमेंट होने के बाद अगर माननीय न्यायालय को ये लगेगा कि इनको बेल देना है तो बेल देंगे और नहीं तो फिर अगर डिसमिस होगा तो फिर से इनको 2 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले भी 2023 में इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बेल की याचिका लगी थी और वो मैटर बेला एम त्रिवेदी मैडम के सामने लगा था और वो मैटर डिसमिस हो गया था इनका। फिर अब अभी ये आए हैं। इसके पहले भी इन्होंने कई सारे पिटीशन लगाए थे बेल के लिए, लेकिन कई बार जैसा कि ऑर्डर शीट से भी देखा जा सकता है कि ये खुद ही एडजर्नमेंट लेते हैं, पास ओवर लेते हैं और फिर बाद में न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि न्यायालय इसमें जमानत नहीं दे रहा है या सुनना नहीं चाहता, जो कि बिल्कुल ही गलत है और प्रेजुडिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कभी भी किसी भी कोर्ट में जब केस कोई आता है तो माननीय न्यायालय उसके फैक्ट को देखकर और उस पर क्या क्या कानून है उसको देखकर उस केस में जरूर जमानत देती है अगर जमानत देने लायक होता है। तो किसी के द्वारा ये आरोप लगाया जाना कि जमानत नहीं मिल रहा है बिल्कुल ही गलत और बहुत ही संगीन है और ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है क्योंकि कभी भी किसी भी न्यायालय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो आउट ऑफ द कोर्स हो। न्यायालय हमेशा से न्याय की रक्षक होती है और कई बार ऐसा देखा गया है जजमेंट में कि बहुत सारे लोगों को उनका बेनिफिट मिलता है न्याय को प्राप्त करके। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत है कि न्यायालय जमानत नहीं दे रही, बल्कि इनके वकील खुद ही नहीं खड़े हो रहे थे और आज
कई सारे एडवोकेट इनकी तरफ से खड़े हुए थे, जिसमें मेन रूप से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी साहब अपीयर हो रहे थे, और उन्होंने बेल पर आर्ग्यू किया और इसमें नोटिस इशू करा, और जल्द से जल्द डेट 8 अक्टूबर की, क्योंकि कोर्ट 26 तारीख से 5 तारीख तक बंद हो रहा है, तो उन्हें 7 तारीख के बाद तुरंत 8 तारीख को आर्गूमेंट करने के लिए डेट भी मिल गया। तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय नहीं सुन रही है, यह कहना बिल्कुल गलत है। पिछले एक हम बात कर रहे थे पिछले मुद्दे में, तो आपने कहा कि अधिकार है एक तरह से ये बेल वाला जो है, लेकिन क्योंकि इनके जिनकी सोच जो है, एक होता है क्राइम, ये तो सोच जो है टुकड़े होंगे, और एक वो चिकन नेट काटने की बात कर रहा था साहब, मतलब ये सोच क्या दर्शा रही है? बेल से क्या इनके मतलब इनके मंसूबों को मतलब बढ़ावा नहीं मिलेगा? मतलब कैसे देख रहे हैं इस केस को? क्योंकि केस में कुछ ना कुछ कन्विक्शन होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, अदरवाइज तो फिर देखिए, यह बेल का एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनकर ही डिसमिस किया है, और डिसमिस करने के कई सारे रीज़न रखे हैं, क्योंकि पुलिस के पास कई सारे ऐसे वीडियो और कई सारे ऐसे ऑडियो और पेपर हैं जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि ये भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे थे, और कई सारे मंचों से ऐसे बयान दे रहे थे जो कि भारत विरोधी थे। इसके बाद ही इनके ऊपर देशद्रोह का कानून लाकर इनको जेल में बंद किया गया था, और कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जिसकी ऑफिशियल जांच भी हो चुकी है, और ये पाया गया है कि इस वीडियो में, इस ऑडियो में कोई भी चीज़ फैब्रिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ही सही है। तो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर इनके बेल को रिजेक्ट किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रीज़न रहा होगा, कॉज रहा होगा, तभी रिजेक्ट हुआ है। नहीं तो बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर साहब और P.N. भगवती साहब और वेंकट चलिया साहब ने इस जजमेंट को बहुत ही अच्छे से रखकर और उसे अपहेल्ड किया है। अगर कोई ग्राउंड नहीं होगा तभी इन्हें बेल नहीं दिया गया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अगर ग्राउंड रहता तो जरूर इनको बेल दिया जाता, और आगे चलकर भी इनको जब तक आर्गूमेंट नहीं हो जाएगा तब तक बेल नहीं मिलेगा। और इस केस में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जहां और भी चीजें हैं, बेल मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉल्स रिमार्क अगेंस्ट द इंडिया, अगेंस्ट द कल्चर, अगेंस्ट द स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही गलत है। मैं कह रहा हूँ इधर तो ये लोग बेखलाए हुए हैं और बार बार ये कमेंट पास कर रहे हैं या मीम बना रहे हैं या जो भी तंज कर रहे हैं कि भाई बेल नहीं मिलेगा, मोदी सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके क्राइम, इनकी सोच को देखिए, ये तो काफ़ी हीनियस है। और इतने सीनियर वकील, एडवोकेट आप बता रहे हैं, सिब्बल साहब हो गए और अपने ये सिंघवी जी, क्या इन लोगों को मतलब ऐसे ही क्लाइंट मिलते हैं और इसी ऐसी सोच के मतलब सबसे परे है? आखिर देश तो सबका है ना, ये ऐसी सोच और इस तरह से कहाँ ले जा रहे हैं और इनके लिए फाइट करना। और मतलब जब ये चीज़ें आ रही है कि किसी तरह के फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं है, इन्होंने बोला है, तब कैसे मतलब केस लग रहा है? इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू गेट द बेल बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और इसमें कोई एडवोकेट कुछ नहीं कर सकता। एडवोकेट के पास जो क्लाइंट होते हैं, ये उनको प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि आपके पास जो भी आया है उसके अधिकारों की रक्षा आपकी करनी है। यह देश यही तो हमें सिखाता है कि यहाँ याकूब मेनन को भी जब फांसी दी गई तो पूरा कोर्ट ये कह रहा था कि पूरे प्रोसीजर को, पूरे नेचुरल लॉ को, रूल ऑफ जस्टिस को फॉलो करके दिया गया। इसके पहले भी जब कसाब को हम लोगों ने फांसी दिया तो उनके लिए एडवोकेट अपॉइंट किए गए, और एडवोकेट अपॉइंट होने के बाद पूरे कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही उन्हें फांसी दिया गया था। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है जो हमें यह बताती है कि जब कभी भी ऐसे मुकदमे आएंगे तो राइट टू हियर इज आल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये उनको सुनकर ही इनमें जजमेंट होते हैं और बेल होते हैं। ये किसी वकील का नहीं कोई फॉल्ट है। केसों में यही लोग आगे बढ़कर जमानत की पैरवी करते हैं, क्योंकि अभी ये अपोजिशन के लीडर हैं और कहीं ना कहीं अपोजिशन ये चाहता है कि इन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए तभी, क्योंकि इतने महंगे वकील नॉर्मल लोगों के लिए कभी अपीयर नहीं होते, इनकी फीस काफी हाई होती है। और ऐसे केसेस में अगर अपीयर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की वो मंशा रही होगी कि ये अपीयर हो, तभी ये अपीयर हो रहे हैं। दूसरी चीज कि जब हम देखेंगे कि आप किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एक ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, उस देश में रहकर अगर उस देश की हवा में आप जहर फैला रहे हैं अपने वक्तव्य से, तो कहीं ना कहीं 5 साल की सजा कम है, आपको तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। और ट्रायल में ये सब चीज़ें होंगी और आगे चल के कहीं ना कहीं इन्हें कन्विक्ट किया जाएगा, इनको कन्विक्ट माना जाएगा कोर्ट के द्वारा, और जमानत मिलना इनके लिए इतना आसान नहीं है जितना अभी लग रहा है। तो अब जैसे अभी ये देखिए, आप कह रहे हो कि भाई ये बोलना और ये सब अधिकार की बात है और मतलब हर एक को वकील मिलेगा। अभी देखिए, अभी एक पहले वीडियो मोदी को माँ को गाली देने का आया था जिसमें मंच पे कोई नहीं था। अब पता नहीं वो फैब्रिकेटेड है क्या है, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है उसमें, जिसके अंदर मंच पे नेतागण दिखाई दे रहे हैं
और उसके बाद भी गाली, तो कहीं ना कहीं ये मनोबल को बढ़ावा भी तो मिल रहा है ना कि जब इस मतलब विपक्ष ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ है, उनके लिए फाइट करने को तैयार है, इतने खर्चा करने को तैयार है, तो फिर ये विपक्ष फिर किस तरीके से देश की बात कर रहा है। कहते हैं जी विपक्ष तो देश की आवाज़ है, उसके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाना चाहिए। देखिए, कई सारी सर्वे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले कराती है और वो सर्वे कराने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो उस राज्य में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि वो यह चुनाव बिहार में नहीं जीत रहे हैं और एनडीए लेड गवर्नमेंट वहाँ पे फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए ये सब बौखलाहट या छलपलाहट आ रही है सामने। वही सेम पोजीशन पे एक नए उभरते हुए नेता है जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसे अपशब्द का उपयोग किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं किया है, लेकिन जब आप देखेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी को और कांग्रेस की पार्टी को, तो उन लोग बराबर निरंतर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आपको लड़ना है तो आप बैटल फील्ड में लड़िए। किसी की माँ को, किसी की बहन को गाली देकर कोई लड़ाई या कोई जंग नहीं जीती जाती। राजनीति में नहीं है जो उनके ऊपर जी। और राजनीति एक ऐसी चीज है जिस पर तो पर्सनल कमेंट करना ही नहीं चाहिए। किसी भी राजनेता को किसी दूसरे राजनेता के ऊपर कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर पर्सनल कमेंट होना शुरू हो जाए तो ये समझ जाइए कि सामने वाली की बौखलाहट दिखने लगी है, और यह बिल्कुल ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी बात रखने के लिए। जिस तरीके से विपक्ष दिखाने की कोशिश करता है कि भाई हम देश के साथ हैं, हम देश की आवाज़ उठा रहे हैं, और लेकिन जिस तरीके से ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना जिनको कहीं जमानत नहीं मिल रही है और गाली स्टेजों से दी जा रही है, उनका ये रवैया बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरीके से सीधे तरीके से मोदी को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं या मोदी सरकार को नहीं टारगेट कर पा रहे हैं, और यही बौखलाहट है जो ऐसे इनको कार्रवाई करने में मजबूर करती है। जिस तरीके से उमर खालिद और सर्जिल इमाम के ऊपर बेल की जैसे रास्ता बनाया या जो बातें होनी शुरू हुई हैं, इसके ऊपर आप देख लीजिए सिलसिलेवार कैसे इनकी बौखलाहट रही है, किस तरीके से मुहिम चलाते रहे हैं कि इन्हें तो जमानत मिलेगी नहीं क्योंकि मोदी सरकार है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कानूनी तौर पर हो रही है और कानूनी तौर पे ही उनकी बातों को सुना जा रहा है और आगे डिसीजन होगा। किसी तरीके से इस तरीके के बोलना ये कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखा रहा है विपक्ष की, और यही कारण है विपक्ष के ऊपर लोगों का भरोसा उस तरीके का नहीं है जैसा वो चाहते हैं या कह रहे हैं, कोशिश करते हैं कि विपक्ष को आवाज़ बननी चाहिए जनता की। आप क्या राय रखते हैं, क्या इन्हें जमानत मिलनी चाहिए और किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं, और जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत